हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एंड ग्रुप क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। कंटिन्यू एक्सरसाइज सॉल्व किए जा रहे हैं क्योंकि रूल हम लगभग फिनिश कर दिए हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज शुरू किए हैं 5th नंबर से 7 नंबर तक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर की एक्सरसाइज आती है। आइए देखते हैं 8 नंबर के एक्सरसाइज में क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और ये क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं, इंसर्ट द मिसिंग रिलेटिव प्रोनाउन। इंसर्ट करिए, भरिए। क्या भरिए? जो मिस हो गए हैं, नहीं भरे गए हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या इसको भरने हैं? रिलेटिव प्रोनाउन फिर से आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउंस में भरने हैं। हमें याद रखने हैं क्या? लिविंग के लिए हु, हूम, व्हिच। फिर उसके पश्चात दैट, जितने भी दैट से संबंधित नियम थे उनको देखने हैं। अभी बहरहाल हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसे फिल करने चलते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि द मैन और डॉट 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 इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। अभी ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हुआ है मित्रों, देखिएगा जाकर के। जो मैंने इसके पहले से 6 नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व कराई है उसमें आया हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हम क्या भरेंगे? वास्तव में सेंटेंस है कैसे? ये द मैन इज ट्रस्टेड, व्यक्ति विश्वसनीय है, इज ऑनेस्ट। तो हम एक सेंटेंस ये हो गया, द मैन इज ट्रस्टेड, व्यक्ति विश्वसनीय है। अब यहाँ पे क्रिया दी गई है और एक एडजेक्टिव दिया गया हो। इस क्रिया को चाहिए क्या? सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस में हु आता है जब एंटीसीडेंट उसका लिविंग दिया गया हो तब। तो मैन लिविंग है ही और इसके लिए हु आएगा। तो द मैन हु इज ऑनेस्ट, वह व्यक्ति जो ईमानदार है, इज ट्रस्टेड, विश्वसनीय है। उम्मीद आपको कुछ समझ में आ गया। अब सेकेंड नंबर का है द बॉय द यू वांट हैज जस्ट गॉन। ये वास्तव में सेंटेंस कैसे लिखा है? द बॉय हैज जस्ट गॉन, ये सेंटेंस एक है। फिर दूसरा सेंटेंस है यू वांट। तो यहाँ पे देखिए वांट कैसा है। अब यहाँ पे हमें, यहाँ चूंकि बॉय जो है मित्रों, ये एंटीसीडेंट है, लिविंग है, लिविंग एंटीसीडेंट है, तो डेफिनेटली हमें हु ही हु वाले जो उसके हैं हु होम हुज से ही भरे होंगे। तो हम हु हुम हुज में से क्या भरेंगे? तो ये देखिए एक सेंटेंस एक कंप्लीट हुआ। दूसरा सेंटेंस यू वांट, तुम चाहते हो। अगर क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसे ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट जब यहाँ चाहिए तो हम ऑब्जेक्टिव केस भरेंगे, हु का हुम भरेंगे। तो द बॉय whom you want just had gone, वह बच्चा whom you want, जिसे तुम चाहते हो, had just gone, वह भी गया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया। अब है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में लिखा गया है द बुक, फिर डॉट 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 यू गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन कैसे है? ये है द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सेंटेंस कंप्लीट है। दूसरा क्या है? यू गेव मी, यू गेव मी। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट है, क्रिया है और इसका ऑब्जेक्ट। ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो, मतलब अब क्या चाहिए। अब इसमें एंटीसीडेंट को देखेंगे हम। तो एंटीसीडेंट जो इसका दिया गया है तो ये एंटीसीडेंट लिविंग है कि नॉन लिविंग, इसे देखना है। जब अगर लिविंग दिया गया है या नॉन लिविंग दिया गया है, लिविंग में तो हम हु वाले भरेंगे, और नॉन लिविंग दिया गया है तो हम दो हैं, एक विच है और एक दैट है। दोनों ही भर सकते हैं, या विच, द बुक विच यू गेव मी, वह किताब जिसको तुमने मुझे दिया था, इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही आनंददायक थी। या फिर द बुक दैट यू गेव मी
इज वेरी इंटरेस्टिंग। दोनों दोनों में से कोई भी एक फिल कर लेंगे और क्वेश्चन ही सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब अगला अगला क्वेश्चन है और वो है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लिखा कर यहाँ लिखा है कि ही इज द सेम मैन डॉट 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 कम स्टूडेंट। ही इज द सेम मैन कम स्टूडेंट। तो आपको एक नियम मैंने पढ़ाया था द सेम से संबंधित, द सेम से संबंधित एक नियम पढ़ाया था। इसमें एज और दैट दोनों आते हैं, लेकिन कब आते हैं ये इसमें लिखता है। इस द सेम से संबंधित नियम ये था मित्रों कि अगर ये दिया हो फर्स्ट पार्ट में ये दिया हो तो हमें एज और दैट में से कौन किसका चयन करना होगा। जब इस दूसरे वाले पार्ट में इसके पश्चात जो हम ये भर देंगे और एज या दैट में से कोई एक भर देंगे, इसके पश्चात अगर वर्ब जो वर्ब कोई भी हो वो वर्ब स्पष्ट की गई हो, दी गई हो, तो ऐसी दशा में हम एज और दैट में से कोई भी फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सेम के पश्चात द सेम के पश्चात अगर वर्ड दूसरे वाला जो पार्ट है उसमें वो क्लियर नहीं की गई है तो हम सिर्फ और सिर्फ एज भरेंगे, दैट नहीं भर सकते। जैसे पहला जो मैंने रूल बताया तो उसका यही एग्जांपल है, ही इज द सेम मैन, ही इज द सेम मैन एज या दैट में से कोई भी दोनों भर सकते हैं। कैन स्टडी, केम स्टडी। तो देखिए यहाँ पे केम वर्ब है, ये दी गई है, तो हम इन दोनों में से दोनों ही भर सकते हैं या दोनों में से कोई एक भर सकते हैं, यह क्वेश्चन सही भी हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल जो इसमें नहीं दिया गया है मैं उसको भी आपको बता देता हूं कि कब हम सिर्फ एज भरेंगे, दैट नहीं भर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट द, क्या लिखता है, दिस इज नॉट द सेम बुक एज माइन। और यहां ब्रैकेट में इज ऐसे करके लिख लीजिएगा, ये फुल स्टॉप हटा दीजिएगा, बाद में फुल स्टॉप लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए दिस इज नॉट द सेम बुक एज माइन, यही तक क्वेश्चन है, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा गया है। माइन ये मेरा है, यहाँ वर्ब दी गई थी केम, लेकिन यहाँ कोई वर्ब नहीं दी गई है। अर्थात क्या हुआ, जब द सेम के बाद जो आगे वर्ब दी जाएगी वो वर्ब अगर स्पष्ट रूप से दिख रही है, दी गई हो, तो ऐसी दशा में हम एज और दैट दोनों ही फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्ब नहीं क्लियर है, स्पष्ट नहीं की गई है, तो ऐसी दशा में सिर्फ और सिर्फ हम एज फिल करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला है क्वेश्चन नंबर, अगला है कैन यू टेल मी, कैन टेल मी डॉट 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 यू वांट, कैन यू टेल मी। इसमें देखिए मैंने वाट का जिक्र किया था जब आपको जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें मैंने वहां पे लिखा था कि वाट किसी बात के लिए इस्तेमाल, कोई बातचीत करते हैं उसमें वाट का इस्तेमाल करते हैं। और एक नियम ये भी बताया था कि वाट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। तो यहाँ आप बात से संबंधित दिया गया, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे, क्या तुम मुझे बता सकते हो। यू वांट, तो व्हाट डू यू वांट, What you want, तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो यहाँ वाट भरेंगे। अगला है टेल मी डॉट 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 पर्स इज दिस। देखिए टेल मी एक सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ये कंप्लीट। टेल मी ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मुझे बताओ। फिर दूसरा लिखा है पर्स इज दिस, ये लिखा गया क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो पर्स इज दिस ना।
तो ये दिस इज पर्स ऐसे कर देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगे। अब पर्स इज दिस, ये भी सेंटेंस कंप्लीट है। तो दिस से ये पर्स है, ये पर्स है किसका, ये जानना चाहता। टेल मी, मुझे बताइए, पर्स इज दिस किसका पर्स है? तो यहां हम बनेंगे हुज पर्स इज, हुज पर्स इज दिस, ये किसका पर्स है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इसका ये एंटीसीडेंट भी है, इसका ये लिविंग है और पोजीशन जानना चाहता है तो हम पोजीशन के रूप में हुज इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द मैन you were talking about is a doctor। ये सेंटेंस है कैसे, द मैन इज अ डॉक्टर, ये सेंटेंस है। फिर दूसरा सेंटेंस है यू वर टॉकिंग अबाउट, ये देखिए इस तरह से हुआ। अब मैंने, अगर आपको ध्यान दिए होंगे नियम पे पढ़ाते समय, तो मैंने एक रूल बताया था कि अगर टिक बताई थी वहां पे, अगर किसी सेंटेंस का अंत प्रीपोजिशन से होता है तो हम उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। और यहाँ देखिए कौन सा ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करना होगा। ये जब हम जोड़ेंगे तो ये कुछ यूं बनेगा, द मैन इज अ डॉक्टर, ये है। अब एंटीसीडेंट डॉक्टर है तो बाकी कोई इंसान होगा, और फिर हम ऑब्जेक्टिव बढ़ेंगे तो whom you were talking about। The man is a doctor, वो व्यक्ति डॉक्टर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, और वो क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल डॉट यू स्पीक ऑफ इज वेरी ऑर्डिनरी ना। तो ये सेंटेंस इस तरह से है, ऑल इज वेरी ऑर्डिनरी, ये एक सेंटेंस ये हुआ। फिर दूसरा हुआ यू स्पीक ऑफ, देखिए फिर से पोजीशन आ गया। ऑल इज वेरी ऑर्डिनरी, सब कुछ जो है वो बहुत सामान्य है। यू स्पीक ऑफ, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में स्पीक कर रहे हैं हम, अभी बात की बात आ गई, बात करने की बात आ गई। एक तो प्रीपोजिशन, दूसरा इसके प्रीपोजिशन के आने पर हम ऑब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं। और हम जानते हैं वहां जब हमने देखा था कि व्हाट और विच, ये दोनों ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में समान रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑल, विच या दैट, हम कुछ इस तरह से करेंगे। ऑल ये खाली था, ये सेंटेंस को मैंने अलग करके बताया था। तो ऑल विच यू स्पीक ऑफ या दैट स्पीक ऑफ, तो दैट भी बनेगी तो भी कोई गलत नहीं होगा। एक तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसके हिसाब से भी सही होगा, और विच बनेंगे तो भी सही होगा। तो दोनों में से कोई एक भर देंगे तो ये सही हो जाएगा, और सेंटेंस बनेगा ऑल विच या दैट यू स्पीक ऑफ इज वेरी ऑर्डिनरी, वो सबके बारे में जो तुम बात कर रहे हो बहुत सामान्य सी बात है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द एसेइस्ट। द इजिएस्ट वे, इजिएस्ट लिखा है, सबसे सरलतम रूप। एक तो देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई है। द इजिएस्ट वे डॉट कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी वायरल डिजीज, एनी वायरल डिजीज थे, is the maintaining social distancing। तो ये सेंटेंस है the easiest way is to maintain social distancing can protect us from any viral disease। वायरल मतलब जो ऐसे बहुत तेजी से फैलती है,
प्रदूषित को हवाओं के माध्यम से जो फैलती है उसे हम वायरल कहते हैं। डिजीज मतलब होती है बीमारी। अब मेंटेनिंग मतलब बनाए रखना, सोशल मतलब सामाजिक, और डिस्टेंस मतलब दूरी को। तो ये होगा। एक तो मैंने दैट के नियम जब बताए थे आपको, तो उसमें बताया गया था कि अगर एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, और यहाँ बनाया जाएगा दैट द इजीएस्ट वे दैट कैन प्रोटेक्ट अस। सबसे सरलतम तरीका है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा फ्रॉम एनी वायरल डिजीज से, किसी भी वायरल बीमारी से, इज द मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा। अगला, और इस एक्सरसाइज का 8वें एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, डू डॉट डॉट यू कैन डू। डू डॉट 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 यू कैन डू। तो डू व्हाट यू कैन डू। डू मतलब करो जो भी तुम्हारी जो भी तुम करना चाहते हो। तो ये इसमें वर्ड भरा जाएगा। इस तरह से मैंने 1 से लेकर के 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन रहे हैं 8 नंबर की एक्सरसाइज का, उसे आपको विधिवत समझाने का प्रयास किया है। अगर सबको समझ में आ गए हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नहीं समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है उसे कमेंट करिए, उसे समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। अब इसके पश्चात अगली वीडियो में, अगले क्लास में अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।